हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। तो आज इस पार्ट 1 वीडियो में हम जिन चीज़ों को समझेंगे वो थोड़ी ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें होंगी। आपने उन चीज़ों के बारे में डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। दूरी आपने सुना होगा, दूरी के बारे में। विस्थापन आपने हो सकता है ना सुना हो, पर दूरी सुना होगा। तो उसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम समझेंगे कि गति यानी कि मोशन कहते किसे हैं, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं और दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है और क्या ये दोनों हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि अच्छा गति किस अलग-अलग तरीके की गति होती है, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और इस पूरे चैप्टर में हमें उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं, कुछ गति में। तो विराम अवस्था का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे कोई पत्थर है वो ज़मीन पर पड़ा है, तो आपने अगर उसे सुबह देखा था वहीं पर, तो शाम तक भी वहीं पर है। यानी कि पूरे दिन भर में उसने अपनी स्थिति को चेंज नहीं किया समय के साथ, मतलब वो कहीं मूव नहीं किया। ठीक है? तो विराम अवस्था में यानी कहीं वहाँ से हिला-डुला नहीं, यानी कि किसी ने उसे उठाया नहीं, क्योंकि पत्थर खुद खुद थोड़ी चलेगा, है ना? तो किसी ने उसे मूव नहीं किया, बस वो वहीं पर पड़ा था। लेकिन कुछ की गतिमान अवस्था होती है, कुछ गति की अवस्था में भी होता है। ठीक है? तो जैसे आप देखेंगे मोटर गाड़ी चलती है, तो वो गतिमान अवस्था में है, पक्षी उड़ते हैं गतिमान अवस्था। जैसे पत्थर वाला एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, तो वो विराम अवस्था का था। मछलियों का तैरना, रक्त का प्रवाह, जो हमारी नसें होती हैं, उनमें रक्त बहता है, तो वो सारे गतिमान अवस्था के एग्ज़ाम्पल हैं। इसी के साथ-साथ हमारी पृथ्वी, सारे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ, ये आपने कहाँ पर पढ़ा है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर ये सारे के सारे गतिमान होते हैं, है ना? फिर परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, ये सभी पे गतिमान होते हैं। जैसे पूरा पदार्थ है, वो सबसे पहले छोटे-छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, फिर वो सारे परमाणु अणु बनाते हैं, और फिर वो बहुत सारे अणु मिलकर एक परमाणु, एक पूरा पदार्थ बनाते हैं। तो इस तरीके से वो सारे के सारे गतिमान होते हैं, जो परमाणु अणु होते हैं। तो ये सारे के सारे, मतलब ये गतिमान अवस्था बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं गतिमान अवस्था के। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है कि हम एक गति को डिफ़ाइन करें, मोशन को डिफ़ाइन करें। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये समय के साथ हर एक चीज़ अपनी स्थिति को चेंज कर रही है। इसीलिए जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ थी, फिर घूमते-घूमते जैसे एक परमाणु था वो यहाँ आ गया। मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे पदार्थ में गति कर रहा है, अगर फिर वो आगे चला गया, या मोटर गाड़ी थी वो यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद यहाँ चली गई, तो समय के साथ उसने अपनी स्थिति को चेंज किया था। तो हम कह सकते हैं कि तब वो गति में है। तो अभी हम गति को डिफाइन करेंगे। इसी के साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे हवा की गति का अनुमान। अब जैसे हवा चल रही होती है, मान लिया अगर बहुत ऐसा कुछ, जैसे आंधी चलती है, तो आंधी में तो हवा बहुत तेज चलती है, तो आपको महसूस हो जाता है। लेकिन अभी भी हवा चल रही है, लेकिन हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे महसूस करते हैं। मतलब हम ऐसे उसे देख नहीं सकते कि वो चल रही है। जैसे आंधी तूफान है तो हमें दिखता है बहुत तेज हवा चल रही है, चीज़ें इधर से उधर उड़ रही हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे धूल कण उड़ते हैं, पेड़ की शाखाएँ, पत्तियाँ हिलती-डुलती हैं, उस तरीके से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी एक गति का एक एग्ज़ाम्पल है। इसके साथ-साथ अब ये जो काम की चीज़ है, जो हम जैसे गति तो हमने देख लिया, नॉर्मल चीज़ें, डे टू डे लाइफ़ में हमने देखा कि ऐसे चीज़ें हम देखते रहते हैं। लेकिन गति के कुछ और उदाहरण भी हैं। कुछ के लिए गति होती है, कुछ के लिए विराम अवस्था। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है? जैसे बस के यात्रियों के लिए, बस में कोई बैठा व्यक्ति है, तो वो यात्री हुआ बस का, तो सड़क के किनारे लगे पेड़-पौधों की अवस्था आपने देखी है कभी, कैसी दिखती है? अगर आप आगे की तरफ बस में बैठे हैं और जा रही है बस, तो आपको ऐसा लगता है पेड़-पौधे पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। तेज़ अगर बस चल रही है, तो पीछे की तरफ वो गति कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर उन्हीं पेड़-पौधों को कोई बस के बाहर खड़ा व्यक्ति देखे, तो उसके लिए तो वो पेड़-पौधे गति की अवस्था में नहीं होते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं? तो सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के लिए बस के यात्री की अवस्था कैसी होगी कि बस का यात्री गति में है। लेकिन अगर मान लिया, मतलब ये आप समझ गए ना, ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है? वो पौधे वाला, पेड़-पौधे वाला तो आप समझ गए कि बाहर खड़े व्यक्ति के लिए पेड़-पौधे मूव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो वहीं पर से देख रहा है। अगर आप देखें सड़क के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर बस की यात्री की अवस्था देखे, तो वो उसके लिए गतिमान है, क्योंकि वो गति में है। लेकिन अगर बस में 2 यात्री बैठे हैं, उन दोनों के लिए 1-2, मतलब वो दोनों एक-दूसरे के लिए उनकी जो स्थिति है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक-दूसरे के सापेक्ष एक ही जगह पर बैठे हैं। मतलब एक सीट पे बैठे हैं, जैसे भी उसी बस में बैठे हैं, और वो बस चल रही है तो दोनों गति कर रहे हैं। तो एक-दूसरे के लिए वो गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पूरी बस ही चल रही है, वो दोनों गति कर रहे हैं।
तो बस के अंदर बैठे यात्री के लिए दूसरे यात्री की अवस्था स्थिर है, अपने सापेक्ष। और जबकि बाहर कोई खड़ा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए वो दोनों जो यात्री होंगे बस में, वो दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों गति कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है किसी के लिए गति? तो यही मतलब था इस क्वेश्चन का कि कुछ के लिए गति है, कुछ के लिए विराम अवस्था है। तो ये क्या मतलब है इसका? ये चीज़ पूरी इस तरीके से। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम थोड़ा इसको समझेंगे, ठीक है? फिर अलग-अलग प्रकार की गतियों को हम पढ़ते हैं, जैसे कुछ वस्तुएँ सीधी रेखा में गति कर रही है, यानी कि वो सीधे जैसे एक सीधी सड़क है, उस पे वो गति कर रहा है सीधे-सीधे। वृत्तीय पथ में गति, जैसे एक कार है, वो सीधी सड़क पे चल रही है, लेकिन अचानक से एक मोड़ आया तो वो इस तरीके से घूमती है, तो वो वृत्तीय पथ में गति करती है थोड़े समय के लिए। फिर घूर्णन गति, जैसे आपने सुना होगा जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है ना? और कंपन गति, जैसे इसका कंपन गति का एग्जाम्पल है पेंडुलम। अगर हम देखते हैं कंपन गति, तो फिर पेंडुलम तो वैसे दोलन गति होता है, कंपन गति वाइब्रेशनल मोशन, जैसे फोन वाइब्रेट करता है तो वैसी गति। तो वो ऐसे अपनी जगह के इधर-उधर गति कर रहा है। तो ये सारी अलग-अलग तरीके की गतियाँ, मतलब सीधी रेखा में गति और कंपन गति में फ़र्क है, ऐसा है। तो ये अलग-अलग प्रकार की गतियाँ हैं। ये सारी गतियों के एग्ज़ाम्पल्स हैं। उनमें से हम इस सीधी रेखा में गति और वृत्तीय पथ में गति के बारे में तो पढ़ेंगे। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो मतलब यहाँ से ये ऑब्ज़र्व करना है आपको कि ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीधे-सीधे डेफ़िनेशन इनकी याद कर सकते हैं, लेकिन हम समझेंगे इन चीज़ों को धीरे-धीरे। तो गति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, आप कैसे गति को डिफाइन करेंगे? कोई भी वस्तु गति में कब होती है? जबकि वो समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज कर रही होती है। जैसे पत्थर अभी यहाँ है, कुछ टाइम बाद उसे उठाकर किसी ने वहाँ रख दिया, तो वो स्थिति चेंज हो गई उसकी। तो समय के साथ जब स्थिति परिवर्तित हो, तब गति में वो वस्तु होती है, यानी मोशन में वो वस्तु होती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है निर्देश बिंदु का। इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत होती है कि जैसे बस में खड़े मतलब बस में जो व्यक्ति है, 2 यात्री हैं, उनके लिए अलग उनकी जो गति की अवस्था है, वो उनको गति में नहीं लग रही है, मतलब एक यात्री के लिए दूसरे यात्री की अवस्था विराम अवस्था में है, क्योंकि वो उसके सापेक्ष बोल रहे हैं। तो यहाँ पे और अगर बाहर वाले एक व्यक्ति के सापेक्ष ले लें, जो बस में नहीं बैठा, तो वो उसे लगेगा कि ये दोनों के दोनों गति कर रहे हैं, क्योंकि उसके सापेक्ष ऐसा हो रहा है। तो निर्देश बिंदु की आवश्यकता यही होती है कि आप किस व्यक्ति के सापेक्ष, किस पॉइंट के सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, कि वो गति में है या फिर वो विराम अवस्था में है। इसी तरीके से जैसे इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो फिर भी गति का हमने एग्जाम्पल लिया, जो ये यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे किसी गाँव में एक स्कूल की रेलवे स्टेशन से स्थिति 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, यानी कि वो एक स्कूल है, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, तो 2 किलोमीटर उत्तर पे, मान लिया उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। लेकिन वही स्कूल, मान लिया उसी गाँव में मेरा घर है, मेरा घर इधर है, तो यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि वो 2 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो यही निर्देश बिंदु की ज़रूरत होती है कि आप किस पॉइंट के सापेक्ष डिफाइन कर रहे हैं किसी भी वस्तु की स्थिति को। तो वहाँ पे ये निर्देश बिंदु एक काम की चीज़ होती है कि आप बताते हैं कि आप किस किस बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति को बता रहे होते हैं। ठीक है? तो किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त आप कैसे करते हैं? एक निर्देश बिंदु यानी मूल बिंदु निर्धारित करके। अब सरल रेखीय गति को समझते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को। यहीं से हम दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो सरल रेखीय गति, जैसे इसका नाम है, सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन है, स्थिति चेंज होगी समय के साथ, लेकिन सरल रेखा में। तो गति का सबसे साधारण प्रकार ये होता है सरल रेखीय गति। और सरल रेखा में किसी वस्तु की गति को कहते हैं सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके नाम में इसका पूरा मतलब छुपा है। तो इसके उदाहरण, जैसे ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ पे ओ एक निर्देश बिंदु है, ए बी सी भिन्न क्षणों में वस्तु की स्थिति है, ये ए, ये बी, ये सी। तो अब स्थिति ऐसी है कि ओ से पहले वो सी चल रहा है, यानी कि ओ से सी चल रहा है कोई वस्तु, फिर सी से वो बी चल रहा है, यानी कि यहाँ पे, और फिर बी के बाद वो यहाँ से बी से ए चल रहा है, फिर ए से बी, बी से सी, यानी ए से बी, फिर बी से सी चल रहा है। तो इस पूरी स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, दूरी को डिफाइन करेंगे हम अभी। तो अगर मैं पूछूं कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या है, तो आप झट से बता देंगे कि ओ से सी पहले वो चला 25, फिर वो यहाँ पे जितना भी चला होगा, यानी कि ओ से पूरा बी चला 35, और फिर बी के बाद वो ए पे, तो यानी कि ओ से पूरा ए तक वो 60 किलोमीटर चला गया, किलोमीटर में है तो 60।
फिर ए से वो बी पर चला, इतनी दूरी। ये 35 ये 60 नहीं है फिर, 60 पूरा ये पूरा 60 है और ये पूरा 35 है, तो 60 में से 35 गया, ये हो गया 25, ठीक है? 25 हो गया, तो इसके बाद ये 25 और ये वाली जो दूरी है, जो 35 में से 25 को घटा के आएगी, वो जब आप एक बार करेंगे इसे तो आपको समझ आएगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी दूरी है, ये हो जाएगी आपके पास 60। यहाँ पे अगर मुझे ये देखना है कि ए से बी कितनी दूरी तय की, तो आप देखेंगे ना 60 में से 35 को घटा के आप देख लेंगे, 25 आ जाएगा। और ये 25 के बाद यहाँ बी से सी तक जाने में कितनी दूरी, तो ये 35 है यहाँ पे, यहाँ तक, और 35 में से 25, क्योंकि आपको ओ के सापेक्ष पता है ना कि दूरी कितनी है, इसलिए इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो ये 25 हो गया और ये यहाँ तक 35 था पूरा का पूरा। अच्छे से समझ लेते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक 35 था, वैसे आपको समझ आ गया होगा, लेकिन और यहाँ से 25, तो ये इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का फर्क है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको जोड़ के लिख दिया कि ये पूरा का पूरा 60, ये पूरा 25 और ये 10 था, अभी हमने देखा। तो यानी कि ये 25 और ये 10 35 और ये पूरा का पूरा 60, तो ये 95 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये कुल दूरी थी। अब ये है क्या, आप दूरी को यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ते की लंबाई, ओ से ए और ए से उसके बाद सी तक जितना पूरा उसने रास्ते की लंबाई तय की, उसी को हम दूरी कहते हैं, जो 95 किलोमीटर आ रही है। अब दूरी को जब आप व्यक्त कर रहे हैं तो आप एक अंकीय मान की जरूरत पड़ रही है। जैसे 95 किलोमीटर में आपको 95 की जरूरत पड़ रही थी कि कितना अंक में चला, तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर तो उसका मात्रक हो गया, वो मीटर में भी हो सकता है, यहाँ पे किलोमीटर में था तो वो किलोमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में भी जब आप स्केल से नापते हैं तो वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो खैर उसको अंकीय मान की ज़रूरत है उसके मात्रक के साथ। गति की दिशा की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें दिशा की ज़रूरत नहीं कि आप उत्तर में गए, आपने बस किसी रास्ते की लंबाई तय की, उसमें आप दिशा व्यक्त करें ना करें, उससे दूरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन दिशा जब आप व्यक्त करेंगे तब हमारे पास एक नई राशि बनती है, उसको हम क्या कहते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसको हम विस्थापन कहते हैं वैसे। तो खैर अभी आप दूरी को समझिए कि जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें केवल अंकीय मान की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश यानी कि दिशा की ज़रूरत नहीं है, और सदिश होती हैं जिनमें दिशा की ज़रूरत होती है। तो ये कैसी राशि हो गई दूरी? अदिश राशि, ठीक है? अब सरल रेखीय गति में वापस आते हैं। ये पथ तो आप समझ गए कि ओ से पहले ए चल रहा है, फिर ए से बी, बी से सी, यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पे वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 95 किलोमीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ इसकी प्रारंभिक स्थिति थी और फिर लास्ट में जब ओ से ए से बी, बी से सी चला, तो लास्ट में वो पॉइंट सी पर पहुंच गई, यानी सी इसकी अंतिम स्थिति है। इस प्रारंभिक स्थिति ओ और इस अंतिम स्थिति सी के बीच की अगर मैं आपसे पूछूं न्यूनतम दूरी क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये ओ है, ये सी है, न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली, यानी कि 25 किलोमीटर, क्योंकि पूरी दूरी तो ये हुई 60, फिर प्लस आपने ये 25 और प्लस 10 35, यानी कि ये 95 किलोमीटर है। लेकिन जो ये 25 किलोमीटर है ये इसकी न्यूनतम दूरी है, और इसी न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इसी को हम सरल मतलब विस्थापन कहते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है? तो ये एक सदिश राशि होती है। सदिश क्यों? क्योंकि इसमें एक दिशा की ज़रूरत हो रही है। दिशा यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम अभी यहाँ पे अभी दिशा को मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन दिशा आप ये समझ लीजिए कि किन्हीं 2 पॉइंट्स को ले रहे हैं ना, जैसे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम। जैसे दूरी में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट उसमें ऐड ही नहीं था दूरी के साथ, बस लंबाई लेनी थी। लेकिन यहाँ पे आप प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की मान लीजिए, मतलब समझने के लिए मैं अभी बता रही हूँ, बाद में हम अच्छे से समझेंगे इसे। वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएँगे इसे। तो ये अभी सदिश राशि है क्योंकि आप स्पेसिफिक पॉइंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है? अब इसके बारे में दूरी और विस्थापन के विषय में कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए क्या विस्थापन का परिमाण, परिमाण यानी उसका अंकीय मान, मैग्नीट्यूड, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये हम गारंटी नहीं दे सकते। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है पर हमेशा नहीं, ठीक है? कब ये हो सकता है? जैसे आप ओ से ए तक वस्तु की गति को देखिए, तो यहाँ से ओ से ए तक 60 किलोमीटर ही है, और ओ प्रारंभिक पॉइंट है, अंतिम पॉइंट ए है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी 60 ही है। तो यहाँ पे वस्तु का जो विस्थापन है उसका परिमाण भी और तय की गई दूरी दोनों बराबर है, यानी कि जब उसका अंतिम और प्रारंभिक पॉइंट वही हो जो
पूरी दूरी तय करने में भी हो तो तब दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ये दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे अगर ओ से वो सिर्फ बी तक चला होता तो दूरी भी 35 थी और विस्थापन भी, जैसे ओ से सी। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि ओ से ए और फिर ए से वो पुनः बी तक जा रहा है, तो ओ से ए 60 और 60 से 35 गया, तो यहाँ पे ये दूरी 25 आ रही थी, तो 60 प्लस 25, 60 और 25 कितना हो गया 85, तो वो 85 किलोमीटर दूरी हो गई। लेकिन ओ से जब वो पहला पॉइंट ओ था प्रारंभिक स्थिति, अंतिम बी हो रही है, क्योंकि ओ से ए से बी, तो अंतिम स्थिति बी है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये 35 है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो विस्थापन है वो दूरी क्या के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमेशा ये चीज नहीं होती है। ठीक है। और कभी ये हो सकता है क्या कि किस वस्तु की गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो, तो ये हो सकता है। कब? जैसे ओ से वो ए चला और ए के बाद वो वापस ओ पे आ गया, तो प्रारंभिक स्थिति भी यही है, अंतिम भी यही है, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई? शून्य। तो विस्थापन का परिमाण हो गया शून्य। लेकिन दूरी शून्य नहीं है, क्योंकि ओ से ए 60 किलोमीटर, 60 से फिर यहाँ पे तक चलेगा, तो मतलब ये पूरा वापस 60 चल रहा है, तो 120 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है, लेकिन दूरी शून्य नहीं थी, विस्थापन का परिमाण शून्य था। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले गति के बारे में समझा, कुछ एग्जाम्पल से उनको ऑब्जर्व करके समझा। ठीक है, तो अब डिफाइन किया गति को कि जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करती है तो उसको हम गति कहते हैं, और निर्देश बिंदु की आवश्यकता है हर एक वस्तु की स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हम किसे कहते हैं? जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है, और ये गति का सबसे साधारण प्रकार हमारे पास होता है। फिर हमने दूरी को समझा, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं होती। जबकि अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन में, तो क्योंकि ये तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी है, तो इस पर ये दो चीजें ऐड हो रखी हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यही विस्थापन इन दोनों के बीच का ही विस्थापन होगा, और इसमें दिशा ऐड होती है, इसीलिए हम इसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, कुछ विशेष में हमने देखा कि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा। कभी, मतलब हमेशा ये नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर हो सकता है, या तो हमेशा उससे छोटा होगा, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो बराबर या तो उससे छोटा। और विस्थापन का परिमाण शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। ये हमने सीखा। तो अब अगली वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। अभी के लिए थैंक यू।